नमस्कार साथियों, लेवल सेकंड ग्रेड के सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप सभी के मार्गदर्शन के लिए फिजिक्स के लेक्चरर श्री मनिंदर जी और केमिस्ट्री के लेक्चरर श्री पंकज जी और मैं जेके खरेरा बायोलॉजी लेक्चरर सिलेबस के एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे कि किस बिंदु से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, आने की संभावनाएं क्या हैं, प्रॉपर विश्लेषण किया जाएगा। जुड़े रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार। सेकंड ग्रेड साइंस के सेकंड पार्ट में टोटल 3 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट्स है वो 10वीं 12वीं यानी सेकेंडरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का है। उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 90 होगी और वेटेज नंबरों का रहेगा 180 नंबर का जो सारा मटेरियल होगा वो आपका 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा की किताबों से, एनसीईआरटी से, आरबीएससी से। पिछले साल जो प्रश्न आए थे वो एनसीईआरटी से ज़्यादा आए थे। सेकंड जो पोर्शन होगा वो आपका बीएससी से होगा। बीएससी लेवल से जो आएगा आपका मैटर वो 40 यानी 40 प्रश्नों का होगा और वेटेज रहेगा उसका 80 मार्क्स का। 80 नंबरों का जो मटेरियल है सारा बीएससी से, और बाकी बचे 20 प्रश्न जो 40 नंबर के होंगे वो आएंगे आपके टीचिंग मेथड से आएंगे। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और पेपर स्कोर होगा 300 नंबरों का। अब डिटेल में बात करेंगे बायोलॉजी पर कि बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐड हैं। सबसे पहला टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर हम कोशिका की संरचना के बारे में, कोशिका में पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग हैं उनकी संरचना, उनके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकंड पॉइंट है बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, एक एक को कंप्लीट किया जाएगा। तीसरा है उत्तक से संबंधित यानी टिश्यू स्ट्रक्चर का, जिसमें हम बात करेंगे डाइकोट रूट की यानी एक बीजपत्री तना जड़, द्विबीजपत्री तना और जड़, उनकी आंतरिक संरचना, उनके मध्य क्या इंपॉर्टेंट अंतर है और कहाँ क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की, फूल की संरचना में इंपॉर्टेंट होता है उसका पुष्पक्रम, फूल से फल का बनना और फल के कितने प्रकार हैं, कौन से प्रकार के फल पर प्रश्न पिछले सालों में आया है, एक एक चीज़ पर अपन पॉइंट आउट करेंगे। सीड फॉर्मेशन, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम, इस पर पिछले साल प्रश्न नहीं आया है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है फ्लावर्स का या जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वाटर रिलेशन, जिसमें हम बात करेंगे परासरण के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जल के अवशोषण के बारे में, गटेशन यानी बिंदु स्राव के बारे में बात करेंगे, वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। यानी ये टोटल प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी से संबंधित टॉपिक है। अगला है प्लांट न्यूट्रिशन, पादपों में पोषण के लिए जरूरी है उसके घटक पोषक तत्व, कौन से गुरु पोषक तत्व हैं, कौन से लघु पोषक तत्व हैं। टोटल 17 पोषक तत्वों के अंदर कितनों को गुरु में रखा गया है, किसको लघु पोषक तत्व में रखा गया है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। फिर अगला पॉइंट है फोटोसिंथेसिस, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अंदर 2 अभिक्रियाएं, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में कौन सी अभिक्रिया C3 जो है किन प्लांट में होती है, C4 साइकिल क्या है, CEM साइकिल क्या है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस के बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। श्वसन क्या है, श्वसन के कितने प्रकार हैं, कौन सा भाग कोशिका के किस अंग में कंप्लीट होता है, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, RQ, एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है एंजाइम के बारे में, कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। अगला है पादप वृद्धि, इसमें हम हार्मोन्स की बात करेंगे। 5 हार्मोन होंगे, जिनमें से 3 होंगे प्रमोटर यानी वृद्धि को बढ़ाने वाले, और जो 2 होंगे वो होंगे वृद्धि को कम करने वाले, जिनको संदमक कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोल्यूटेंट के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, जिसमें से एक प्रश्न हमारा पक्का फ्रेम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू का टॉपिक आ चुका है पहले। जंतु उत्तक में जो भी उपकला उत्तक है, पेशी उत्तक है, सबके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा
जितने भी सिस्टम है बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड, एंडोक्राइन से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, ब्रीदिंग, सर्कुलरी, यानी जितने भी सिस्टम बॉडी में चलते हैं, जितने भी तंत्र चलते हैं, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सबकी डिटेल में जानकारी। लास्ट है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। देखिए ये 5 एनिमल दे रखे हैं, अमीबा, प्लाज्मोडियम, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग। अर्थवर्म यानी केचुआ, इनकी आंतरिक संरचना, इनके अंदर पाए जाने वाले जितने भी तंत्र है, सबकी डिटेल में स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है इवोल्यूशन का, यानी जैव विकास का। डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया, लेमार्क ने कौन सी थ्योरी दी, वीजमैन ने क्या समझाया, सबके अंतर करते हुए सबको डिटेल से समझेंगे। जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी, कौन से नियम मेंडल ने दिए, मेंडल का नव जो सिद्धांत है वो क्या है, कौन से लिंग संलग्न रोग है, ब्लड ग्रुप्स कौन से हैं, RH फैक्टर, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, नई ब्रांच है और इसमें से प्रश्न 1 या 2 फ्रेम होते ही हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का +2 के साथ साथ इम्पोर्टेंट दे रखा है। ग्रेजुएशन लेवल में जितने भी टूल्स इसमें यूज होते हैं, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, PCR है, सब की सब इस बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ी जाएंगी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी एग्रीकल्चर में जैसे BT कॉटन की बात करेंगे, मेडिकल साइंस के अंदर हम बात करेंगे ह्यूमुलिन की बात करेंगे, सारी जितनी भी मेडिसिन और क्रॉप बनाई गई है सब पे डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद है टेक्सोनॉमी ऑफ एनिमल, जिसमें 5 किंगडम थ्योरी जो वीटेकर ने दी थी, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, सब पर बात करेंगे। वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, लाइकेन, ये टेक्सोनॉमी और प्लांट्स में आएगा, जिसमें एल्गी से लेकर हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की सभी स्टडी करेंगे। लास्ट अपना बायोलॉजी का जो टॉपिक होगा एम्ब्रियोलॉजी से होगा, जिसमें ह्यूमन में रिप्रोडक्शन से लेकर बच्चे के डेवलपमेंट तक की सारी जो क्रियाएं हैं एक एक को पॉइंट आउट किया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने चर्चा कर रहे थे साइंस के, सेकंड ग्रेड साइंस के सिलेबस के ऊपर। तो इसी कड़ी में अपने आगे बढ़ते हुए अब चर्चा करते हैं अपने टॉपिक फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। जैसा कि आप सभी ने 2018 का पेपर जरूर देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आपको हम यह बताना चाहते हैं कि सेकंड ग्रेड के पेपर में जो 80% जो क्वेश्चन थे वो थे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड, और न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हों। जैसे कोई भी भवन है वो मजबूत कब हो सकता है, जब उसकी नींव मजबूत हो, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। और अपने क्या कौन से टॉपिकों पर चर्चा करेंगे उसकी और एक बार देखिए। सबसे पहला टॉपिक है अपना फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। तो इस टॉपिक के अंतर्गत अपने अध्ययन करेंगे प्रकृति के मूलभूत बल कौन कौन से हैं, फिजिक्स का अन्य विषयों से सहसंबंध क्या है, दैनिक जीवन में फिजिक्स का उपयोग क्या है, मात्रक और विमा क्या हैं, और त्रुटियां क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन में अपने किसी कण की एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति के बारे में अध्ययन करेंगे। उन गतियों में उनका विस्थापन क्या होगा, उनका वेग क्या होगा, उनकी चाल क्या होगी, उनका त्वरण क्या होगा आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना वेक्टर्स, और वेक्टर्स के अंतर्गत वेक्टर्स के प्रकार कौन कौन से हैं, वेक्टरों को कैसे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टरों का कैसे योग करते हैं, वेक्टरों के योग के कौन कौन से नियम हैं, और वेक्टरों का गुणा कैसे करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत अपने गति के तीनों नियमों का अध्ययन करेंगे। गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। अपने अध्ययन करेंगे संवेग के बारे में और संवेग संरक्षण के नियम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अपना फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के अंतर्गत घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार कौन कौन से हैं, घर्षण के उपयोग क्या हैं, घर्षण के लाभ क्या हैं, घर्षण की हानियाँ क्या हैं, और घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं, और संनेहक के बारे में। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एंड एनर्जी एंड पावर के अंतर्गत अपने अध्ययन करेंगे कार्य क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, कार्य के प्रकार कौन कौन से हैं, ऊर्जा के बारे में हम ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से हैं, और शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रोटेशनल मोशन। और तो रोटेशनल मोशन के अंतर्गत द्रव्यमान केंद्र क्या है, द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में, बल अघूर्ण के बारे में, कोणीय संवेग के बारे में, कोणीय संवेग और बल अघूर्ण के मध्य संबंध के बारे में, और जड़त्व अघूर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे।
नेक्स्ट अपना टॉपिक है ओसिलेटरी मोशन। तो इसके अंतर्गत जो मेन अपना निर्भर रहेंगे सरल आवर्त गति SHM गति के पर। तो यानी कि SHM गति क्या है, गति का समीकरण क्या है, SHM गति कर रहे कण का वेग क्या होगा, कण का त्वरण क्या होगा, कण की ऊर्जा क्या होगी, कण की गतिज ऊर्जा, कण की स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ग्रेविटेशनल। तो इसके अंतर्गत अपने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन यानी गहराई के साथ, ऊंचाई के साथ, पृथ्वी की ज्यामितीय आकृति के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, उपग्रह का कक्षीय वेग, पलायन वेग आदि के बारे में अध्ययन करेंगे और केपलर्स लॉ। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था के अंतर्गत विकृति क्या है, हुक्स का नियम क्या है और प्रत्यास्था गुणांक क्या है। प्रत्यास्था गुणांक में यंग प्रत्यास्था गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के अंतर्गत अपने द्रव दाब क्या है, पास्कल का नियम क्या है, बर्नौली समीकरण, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के अंतर्गत अपने अध्ययन करेंगे द्रव दाब क्या है, पास्कल का नियम क्या है, दाब अधिक्य क्या है, केशिका तव क्या है और दाब अधिक्य किसी साबुन के बुलबुले में या किसी द्रव की बूंद का दाब अधिक्य क्या होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपने लिक्विड्स इन मोशंस। लिक्विड्स इन मोशन में अपने अध्ययन करेंगे द्रवों के प्रवाह के प्रकार के बारे में, अपने क्रांतिक वेग के बारे में, सीमांत वेग के बारे में, बर्नौली थ्योरम्स के बारे में, रेनॉल्ड नंबर के बारे में, स्टोक्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में अपने लॉ ऑफ गैसेज का, लॉ ऑफ गैसेज संबंधी जैसे बॉयल का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम क्या है, ग्लुस्केन का नियम क्या है, आवोगाद्रो का नियम क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लॉ ऑफ इक्विपरेशन ऑफ एनर्जी के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत अपने हीट यानी कि ऊष्मा क्या है, ऊष्मा मापन, ऊष्मा चालन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे वहन विधि हुई, चालन विधि हुई, विकिरण विधि हुई, ताप विभिन्न ताप पैमाने कौन कौन से हैं, ऊष्मा गति के नियम कौन कौन से हैं, जैसे शून्यांकी नियम हुआ, प्रथम नियम हुआ, द्वितीय नियम हुआ आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रेडिएशन। तो रेडिएशन के अंतर्गत अपने अध्ययन करेंगे कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, ब्लैक बॉडी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यानी कि ऊष्मा गति का शीतलन नियम। नेक्स्ट टॉपिक है वेव्स। तो वेव्स के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे वेव्स के प्रकार कौन कौन से हैं, वेव्स की समीकरण क्या है, वेव्स की गति किस माध्यम में क्या है, सबसे अधिक गति किस माध्यम में है, सबसे कम गति किस माध्यम में है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना रे ऑप्टिक्स। यानी यहाँ तक अपना जो पाठ्यक्रम था ये था आपका क्लास 11 से रिलेटेड, और इसको अब मैं कहता हूँ कि अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए आप 11th की RBSE या NCERT की बुक को आप फॉलो करें। इसके आगे का जो पाठ्यक्रम है वो अपना है क्लास 12th से रिलेटेड। तो इसके अंदर पहला टॉपिक अपना रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले चर्चा करेंगे अपवर्तन। अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, दर्पण, लेंस, दर्पण और लेंसों के द्वारा बनने वाले भिन्न प्रतिबिंब, लेंस समीकरण, लेंस मेकर, सूत्र, अपवर्तनांक के बारे में, और प्रकाशिकी यंत्रों पे अपनी चर्चा करेंगे, मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत अपने अध्ययन करेंगे कूलाम नियम क्या है या कूलाम बल क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, द्विध्रुव अघूर्ण, द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गाउस थ्योरम और गाउस थ्योरम के अनुप्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक अपना संधारित्र। तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र की परतों के मध्य यदि हम कोई पराविद्युत रख दें तो उसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब कुछ अपने इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।
नेक्स्ट अपना टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंतर्गत अपने ओम्स लॉ, प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन, वशिष्ठ प्रतिरोध, सेलों का संयोजन, उसके बाद अपने किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर ब्रिज, विभव मापी और विभव मापी के अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप अपना मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके अंतर्गत अपने बायो-सावर्ट का नियम हुआ, बायो-सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग हुए, एम्पियर्स लॉ हुआ, एम्पियर्स लॉ के अनुप्रयोग हुए, चुंबकीय क्षेत्र हुआ, चुंबकीय बल हुआ, आदि का अध्ययन जो करेंगे वो अपने इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके अंतर्गत अपने फैराडे के नियम हुए, फैराडे के प्रयोग हुए, लेंज का नियम हुआ, अपना अन्योन्य प्रेरण गुणांक हुआ, स्व प्रेरण गुणांक हुआ, आदि का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिव करंट। तो इसके अंतर्गत अपने प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान क्या है, क्यू फैक्टर क्या है, भिन्न प्रकार के विद्युत परिपथ जिसमें प्रेरकता व संधारित्र प्रतिरोध अलग जुड़े हुए हों या संयुक्त जुड़े हुए हों, तो आदि का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत अपने प्रकाश के गुण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, यंग का द्विसलिट प्रयोग आदि का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। तो इसके अंतर्गत अपने आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, उसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव को कैसे समझाया जा सकता है, कार्यफलन क्या है, देहली आवृत्ति क्या है, निरोधी विभव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उसके नियम क्या हैं, और डी ब्रोगली समीकरण क्या है, और डेविसन जर्मर का प्रयोग क्या है, आदि का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। तो इसके अंतर्गत अपना परमाणु क्या है, नाभिक क्या है, नाभिक के प्रकार कौन कौन से हैं, परमाणु नाभिक के अमाप क्या हैं, और परमाणु से संबंधित नियम या आपके मॉडल कौन कौन से हैं, जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हुआ, जेम्स थॉमसन का परमाणु मॉडल हुआ, नील्स बोर का परमाणु मॉडल हुआ, आदि का अध्ययन करेंगे। और अल्फा बीटा गामा डीके क्या है। नेक्स्ट टॉपिक अपना सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो इसके अंतर्गत अपने ऊर्जा बैंड क्या है, अर्धचालक क्या है, अर्धचालक युक्तियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे डायोड हुआ, जेनर डायोड हुआ, फोटो डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, आदि का अध्ययन करेंगे। और लॉजिक गेट क्या है, इनका अध्ययन करेंगे। और इसमें लास्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन। तो इसके अंतर्गत अपना विस्थापन धारा क्या है, विस्थापन धारा की अपने को आवश्यकता क्यों पड़ी, विस्थापन धारा का सूत्र क्या है, और विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं, इनके गुण क्या हैं, इनके उपयोग क्या हैं, संचार तंत्र क्या है, संचार तंत्र में मॉड्यूलन क्या है, वी मॉड्यूलन क्या है, और मॉड्यूलन के प्रकार कौन कौन से हैं, इनका अध्ययन अपने इन टॉपिकों के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, सर ने बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब हम केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आपके सेकेंड ग्रेड में हैं और इन टॉपिक्स को आपको कहाँ से पढ़ना है। जैसा कि पिछले साल के पेपर हमने एनालिसिस किए हैं, तो उसमें ये बात क्लियर हो गई है कि जो आपके मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके एनसीईआरटी से आने वाले हैं। तो मेरा एक सजेशन आपके लिए ये है कि केमिस्ट्री के केस में आप 11th-12th की एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दें। जैसे आपके अगर यहाँ पे टॉपिक की बात की जाए तो जैसे पहला टॉपिक है अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो अगर बात की जाए परमाणु की संरचना, तो ये वाला जो आपको टॉपिक अगर मिल जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की 11th क्लास की चैप्टर नंबर 2, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, एटॉमिक मॉडल्स मतलब परमाणु के जो भी मॉडल दे रखे हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, और उनकी कमियां, उनकी लिमिटेशंस, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि पार्टिकल का द्वैत नेचर, डी ब्रोगली इक्वेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। क्वांटम नंबर्स पे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है। 3 तरह के प्रिंसिपल आपके दे रखे होंगे, अबव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल, इससे भी प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। N+L रूल पे पिछले साल ही प्रश्न आया था एटॉमिक स्ट्रक्चर से।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी प्रश्न आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है हर तत्व का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ सिंपल होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये वाला जो आपका जो टॉपिक है ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की 11th की जो बुक है चैप्टर नंबर 4 में, वहाँ आपको ये एमओटी मिल जाएगी, सिंपल होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आएगा आपका डाई ऑक्सीजन या डाई नाइट्रोजन तक के पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, परमाणु द्रव्यमान, ये वाला टॉपिक भी आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा। इक्विवेलेंट मास, मोल कॉन्सेप्ट, सिंबल्स, आयंस, रेडिकल्स, वेरिएबल वैलेंसीज, टाइप्स ऑफ फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड केमिकल स्टोइकियोमेट्री, ये वाला जो पोर्शन नीचे वाला जितना भी पोर्शन है एटॉमिक मास से लगा के केमिकल स्टोइकियोमेट्री तक का जितना भी पोर्शन है ये आपको मिल जाएगा 11th क्लास की एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 1 में। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको ये वाला नीचे वाला टॉपिक यहाँ से लगा के एटॉमिक मास से लगा के यहाँ तक का टॉपिक है, ये आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा। बात करें सेकंड टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर्स, तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपको एनसीईआरटी की 11th क्लास में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 5, जिसमें आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे गैसियस स्टेट, गैसेस स्टेट वाला पोर्शन ज़्यादा आपका केमिस्ट्री में आएगा, लिक्विड स्टेट वाला पोर्शन मोस्ट ऑफ द आपका फिजिक्स में जाएगा। जैसे गैस लॉज दे रखे हैं, बॉयल्स लॉ दे रखा है, चार्ल्स लॉ दे रखा है, आइडियल गैस इक्वेशन पे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे भी प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, इस पे क्वेश्चन लास्ट ईयर आ गया था। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, संपीड़ित गुणांक बोला जाता है उसको, तो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज में एक एंड्रूज कर्व है, उस पर क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। बात करें लिक्विड स्टेट की तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, इसमें जो प्रश्न आपके बनेगा वो बनेगा वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब क्या होता है और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इस पे ये प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन का मतलब पृष्ठ तनाव और विस्कोसिटी का मतलब हो गया श्यानता। इस पे आपके प्रश्न आएंगे तो इस पे इनकी यूनिट पूछी जा सकती है केमिस्ट्री में। एंड इट्स एप्लीकेशन, सॉलिड स्टेट वाला जो ये वाला जो टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये वाला जो इतना सा टॉपिक है ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक से, चैप्टर नंबर 1। वहाँ भी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स है, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमरफस सॉलिड है, वो आपको पढ़ना है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी कि इनिशियल कुछ पोर्शन है, 2 से 2 टॉपिक है जिसमें आपका ये वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यह आपको मिलेगा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एज इट इज आपको वहाँ से पढ़ना है और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आपका नहीं बैठेगा। जैसे इसमें दे रखा आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड की डेफिनेशंस, इनकी प्रॉपर्टीज ये आपको स्टडी करनी है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये प्रॉपर्टीज आ गई। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ से ये आपका टॉपिक बनेगा वीएसईपीआर थ्योरी। वीएसईपीआर थ्योरी से एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि 100% वीएसईपीआर थ्योरी से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। पिछली बार भी आ गया है, उससे पिछली बार भी वीएसईपीआर थ्योरी से क्वेश्चन आ चुका है। फजांस रूल है तो ये आपको बताएगा कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताएगा। फजांस रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर पे क्वेश्चंस पूछा जाता है फजांस रूल से रिलेटेड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड ये फजांस रूल्स में आपका क्लियर हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इस बार इसके आने की संभावना ज़्यादा रहती है हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक से। अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये वाला जो चैप्टर आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 9 क्लास 12th क्लास में आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बैठेगा जैसे लिगैंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगैंड में जैसे अलग अलग टाइप्स के लिगैंड दे रखे होंगे, एम्बीडेंटेड लिगैंड पे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से निकाला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे प्रश्न आ चुका है। वार्नर्स थ्योरी, वार्नर का सिद्धांत,
ये वाला टॉपिक थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता। IUPAC नोमेनक्लेचर एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट ईयर क्वेश्चन इस पे आया नहीं है, लेकिन इस बार इस पे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म पे प्रश्न भी आता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में जो 2018 की फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस पे प्रश्न 2018 वाली सेकेंड ग्रेड में आ चुका है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन कॉम्प्लेक्सेज, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में एक फॉर्मूला रहता है इसमें जिसको बोला जाता है स्पिन ओनली फॉर्मूला। वहाँ से एक सीधा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको पढ़ना है और उस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड मेटल कार्बोनिल्स कंपाउंड्स, ये सिर्फ एलिमेंट्री नॉलेज है, आपको ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है कि ये चीज़ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं उनका स्थायित्व किस तरह से होता है, और मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं उनके बारे में जस्ट एलिमेंट्री नॉलेज आपको लेना है, एलिमेंट्री आइडिया लेना है, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको लेना है। तो ये वाला जो पूरा टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 12th क्लास से आपका ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये वाला जो टॉपिक है एज इट इज पूरा का पूरा ये टॉपिक आपको मिल जाएगा 11th क्लास की NCERT से। 11th क्लास की NCERT का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज वाला पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा, जिसमें आपको मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ दे रखा होगा, मेंडलीव ने किस तरह से पीरियोडिक का नियम दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक लॉ से लास्ट ईयर सेकेंड ग्रेड अपने जो केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आ चुका है मेंडलीव्स के पीरियोडिक लॉ से। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल का अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसके बारे में आपको स्टडी करनी है, किसने दिया उसके बारे में स्टडी करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर किस तरह से करना है, कौन से एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होगा, जिनका एटॉमिक नंबर, जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज़्यादा होगा, उनका नोमेनक्लेचर किस तरह से करना है वो भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इस पे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स पे फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है। S, P, D एंड F ब्लॉक पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंसी। तो ये चारों, जैसे आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे तो इसमें S, P, D और F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रखा होगा, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता रखा होगा, तो वो आपको वहां से पढ़ना है। बात करें इनके कुछ प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी चीजें क्या होती है, ये ग्रुप में और पीरियड में किस तरह से वेरी करती रहती है, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। जो इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड ले लो या सेकंड ग्रेड ले लो, कई बार इस पे ये प्रश्न आ चुका है। बात करें इक्विलिब्रियम, ये वाला जो टॉपिक है जिसको बोला जाता है साम्यावस्था, ये आपको मिलेगा 11th क्लास की NCERT चैप्टर नंबर 7, NCERT की बुक का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम। इसमें आपको पढ़ना है लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि द्रव्य अनुपात का नियम और उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके यूज क्या है, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया के बारे में आपको पढ़ना है। ली चैटलियर प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी में इसको बोला जाएगा ली चाटलियर का नियम। ली चैटलियर प्रिंसिपल से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। एंड इट्स एप्लीकेशन टू फिजिकल एंड केमिकल सिस्टम, कि इसकी ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन क्या क्या है, किस तरह से ये टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने से किसी सिस्टम में चेंजेस आते हैं, वो आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये वाला पोर्शन, बेसिकली ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये आपके दो पार्ट में डिवाइड है, केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि रासायनिक साम्य और आयनिक इक्विलिब्रियम यानी कि आयनिक साम्य। तो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन यहाँ तक हो जाएगा, इसके बाद आपका पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में जैसे लुईस एसिड हो गया, लुईस बेस हो गया, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है। जैसे लास्ट ईयर इसमें जो क्वेश्चन आया था वो आया था ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस पे क्वेश्चन आया था कि कॉन्जुगेट बेस निकालिए, तो कॉन्जुगेट बेस पे क्वेश्चन था। पीएच स्केल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच पूछी जाती है, जैसे पिछली बार पूछ लिया गया था
ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है। तो ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है 7.4। ठीक है, तो पीएच निकालना किस तरह से वो भी पूछा जाता है। बफर सॉल्यूशन पे भी क्वेश्चंस आता है। बफर सॉल्यूशन होता क्या है, कौन कौन से ऐसे एसिड और सॉल्ट और बेस और सॉल्ट जो बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं और कौन कौन से नहीं बनाते, इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, अम्ल और क्षार का वियोजन, उसके बारे में कॉमन आयन इफेक्ट के भी प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है, इसकी इंपॉर्टेंस। एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का अगर देखा जाए तो इस पे फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना थर्मोडायनामिक्स। ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 6 11th क्लास। वहां से मिल जाएगा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम क्या होता है, वर्क, हीट, एनर्जी, इसके बारे में पढ़ना है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये सीधा आपको इसकी डेफिनेशन पढ़नी है और इनके एग्जांपल्स जो होते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, इंटेंसिव कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सीधा पूछा जाता है कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। इंटरनल एनर्जी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी के बारे में पूछा जाता है। हीट कैपेसिटी से भी प्रश्न आता है। हीट कैपेसिटी के दो तरह की होती है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। स्पेसिफिक हीट, हेस लॉ पे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। फर्स्ट ग्रेड में हेस लॉ पे 2 क्वेश्चन आए थे, न्यूमेरिकल आते हैं हेस लॉ पे एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब ये एप्लीकेशन वाला पार्ट हेस लॉ का ज्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। एंथैल्पी एंड फ्री एनर्जी में एंथैल्पी तो आप पहले ही पढ़ लोगे, और बात करें फ्री एनर्जी तो यहाँ पे फ्री एनर्जी कौन सी बात करेंगे अपन, गिब्स फ्री एनर्जी। जैसे कि फ्री एनर्जी पे क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आ गया था कि फ्री एनर्जी का जो संबंध होता है वो होता है स्पॉन्टेनिटी से संबंध होता है। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए फ्री एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, तो डेल्टा जी का मान क्या रहता है, लेस देन 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सेकंड ग्रेड में आ चुका है। बात करें रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो टॉपिक है ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 8 11th क्लास के चैप्टर नंबर 8 से मिल जाएगा, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। किस तरह से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं एलिमेंट्स के, इस पे क्वेश्चन आया, पिछली बार भी आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। बैलेंसिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इसमें आप किस तरह से सेल पोटेंशियल निकालते हो उसके बारे में आपको पढ़ना है, और रिडॉक्स रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करना है। आपके बुक में 2 तरह के मेथड दे रखे होंगे, तो आपको कोई भी एक मेथड सीख लेना है, क्योंकि आपके यहाँ जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पूरा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। 2 मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो दोनों में से कोई भी एक मेथड आप समझ लीजिए, इससे आप क्या हो जाएगा, आराम से इसको बैलेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी। ये वाला जो टॉपिक मिल जाएगा ये आपको मिल जाएगा 12th क्लास में चैप्टर नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। वहां से ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, जिसमें मिनरल्स एंड ओर्स क्या क्या होते हैं। जैसे ओर्स पे क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर के, कॉपर का ओर कौन सा है, तो कौन सा होता है, क्यूप्राइट। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो Cu2O इसका आंसर था। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी के जनरल सिद्धांत कौन कौन से है, सामान्य सिद्धांत, और मेटलर्जी ऑफ कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये चारों इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मिला के जो कॉपर पे प्रश्न लास्ट ईयर आ चुका है, तो इस बार एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन पे आने की संभावना इसकी ज्यादा है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। ये वाला जो आपका टॉपिक है नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, तो इसके लिए भी आपको कहीं ज़्यादा एनसीईआरटी के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में जो नॉन मेटल्स की स्टडी करते हैं हम करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो इसमें आज जैसे आपको कार्बन वाला 11th क्लास के पी ब्लॉक से मिल जाएगा, नाइट्रोजन आपको 12th क्लास के पी ब्लॉक से मिल जाएगा, सल्फर आपको 12th क्लास के पी ब्लॉक से, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ये भी 12th क्लास से मिल जाएगा, हेलोजन भी आपको 12th क्लास से मिल जाएगा। इसके बाद देखें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, तो कार्बन आपको मिल जाएगा 11th क्लास में, सल्फर फॉस्फोरस आपको मिल जाएगा वापस 12th क्लास में। जैसे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पे क्वेश्चन पूछा गया है फुलरिन पे। फुलरिन क्या होता है,
कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, उस पर ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर। सीमेंट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी आपको 11th क्लास के पी ब्लॉक से मिल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, सीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से आने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वाला टॉपिक आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 9 में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम 11th क्लास। 11th क्लास का जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला टॉपिक है, वहां से आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ये भी इसमें दे रखा है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये भी टॉपिक आपको उस चैप्टर में पूरा का पूरा एज इट इज मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बैठेगा वो होगा आपका क्लासिफिकेशन एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। यहाँ से संभावना ज़्यादा रहती है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछने की। लास्ट ईयर पूछा नहीं गया है, इसलिए इस बार इसके पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फ्यूजन्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से बॉन्ड टूटते हैं, उसके बारे में स्टडी करनी है। फ्री रेडिकल्स, मतलब जब ये फ्यूजन्स होंगे तभी आपको ये चीज़ें मिलने वाली है, जैसे फ्री रेडिकल्स हो गया, कार्बोकेटाइंस हो गया, कार्बेनाइंस हो गया, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल पे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि R3N ये क्या है, क्या ये कार्बोकेटाइन है, क्या ये कार्बेनाइन है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है या फिर ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये R3N क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके बारे में आपको स्टडी करनी है। जस्ट इसके बाद वाला चैप्टर आएगा 11th क्लास में आपको हाइड्रोकार्बन, चैप्टर नंबर 10। जैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे कौन कौन से आ गए, एल्केन आ गया, एल्कीन और एल्काइन, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एल्कीन पे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इस पे एक रूल आता है हकल्स रूल, ठीक है, बेंजीन। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, इसके लिए कौन सा रूल लगता है, हकल्स रूल। तो ये हकल्स रूल की स्टडी करनी है। हकल्स रूल होता क्या है, हकल्स रूल पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में उनकी सारी केमिकल रिएक्शंस आ जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म ये आपको पढ़नी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्रियाविधि क्या होती है, एंड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि अगर किसी बेंजीन रिंग पे कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो वो किस तरह से किसी रिएक्शन को प्रभावित करेगा, उसके बारे में आपको पढ़ना है। बात करें अगला टॉपिक है पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 3 चैप्टर एज इट इज दे रखे हैं आपके 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लास्ट वाला चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जैसे पॉलीमर्स में आपको दे रखा है तो पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स दे रखा है, क्लियरली इसने लिख रखा है नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है, वहां से आपको पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स में आपको दे रखा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड पे क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अगर देखा जाए तो केमिकल इन मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, केमिकल्स इन फूड्स, क्लींजिंग एक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है अपना सरफेस केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5, जिसके अंतर्गत आपको एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या क्या चीज होती है, इसके बारे में स्टडी करनी है। कॉलर्ड्स पे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और उसका सस्पेंशन, कॉलर्ड्स एंड सस्पेंशन, तो कॉलर्ड्स पे प्रश्न आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। और लास्ट वाला जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये आपको चैप्टर नंबर, लास्ट वाला जो चैप्टर नंबर 14 है 11th क्लास का, वहाँ से आपको मिल जाएगा एयर, वाटर एंड सोइल पॉल्यूशन, जिसमें लास्ट ईयर वाटर पॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाटर पॉल्यूटेंट कौन सा है, निम्नलिखित में से इसमें से जल का प्रदूषक कौन सा है। अफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर्स का जो डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ना है, ग्रीन हाउस गैसेस पे भी प्रश्न आ चुका है, लास्ट ईयर ही आ गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में प्रश्न आ चुका है। ग्रीन केमिस्ट्री, स्ट्रेटेजी फॉर कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो ये वाला जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 11th क्लास से आपको मिल जाएगा। तो साथियों, अब हम बात करेंगे जो केमिस्ट्री का जो ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी लेवल का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चंस उस पर बन सकते हैं। अब हम ग्रेजुएशन लेवल का डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का। जैसे इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका दे रखा है जीरो ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। तो जीरो ग्रुप एलिमेंट अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो कहीं भी जीरो ग्रुप आपको दिखेगा नहीं। जीरो ग्रुप एलिमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। जीरो ग्रुप एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि आपको इसमें इनर्ट गैस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? इनर्ट गैस के बारे में पढ़ना है। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में देखा जाए तो अपन किसके बारे में बात करेंगे? 18 ग्रुप।
जो 18वां ग्रुप है, 18वां समूह है, उसके बारे में बात करना है, इनर्ट गैस के बारे में, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन, जिनॉन, उनके बारे में अपने को इसमें स्टडी करनी है। उनकी पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, जैसे मैंने बता दी 18 ग्रुप में हो गई, ठीक है। आइसोलेशन किस तरह से करना है, कंपाउंड्स ऑफ जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स के कौन कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं। जनरली जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बनाते नहीं हैं, लेकिन जो कंपाउंड्स बनने वाले एक्सेप्शनल, उनके बारे में हमको स्टडी करनी है। इससे क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि आर्क वेल्डिंग में कौन सी गैस का यूज किया जाता था, उसका आंसर क्या था, हीलियम। तो ये आपको कहीं ग्रेजुएशन की बुक में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा वैसे भी चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी 12th क्लास पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है, वहां पे आपको लास्ट वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा। बात करें नेक्स्ट टॉपिक डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो कहने को तो बहुत ग्रेजुएशन लेवल का ये टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी से इसमें मिल जाएंगे। 2-3 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको ग्रेजुएशन लेवल की बुक से पढ़ने पड़ेंगे। जैसे बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट, दोनों ही इनकी बात करें अपन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद देखा जाए तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनका कलर, ऑक्सीडेशन स्टेट, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज एंड एलॉयज, ये वाला जो टॉपिक आपको वापस मिल जाएगा चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी 12th क्लास, वहां से मिल जाएगा। जो चैप्टर है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां से ये टॉपिक, दोनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जैसे लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स के बारे में भी आपको उस चैप्टर में मिल जाएगा, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मिल जाएंगे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है उसके बारे में भी आपको मिल जाएगा, और उनके कॉन्सिक्वेंसेज, लेंथेनाइड संकुचन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। सुपर हैवी एलिमेंट, सुपर हैवी एलिमेंट से भी क्वेश्चन आता है कि सुपर यानी कि अति भारी तत्व कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को के लिए आपको बीएससी की एक बुक प्रिफर करनी पड़ेगी। बीएससी 3rd ईयर में एमएलएसयू की बीएससी 3rd ईयर की एक बुक आती है हिंदी मीडियम की, सुरेश आमेटा पब्लिकेशन की। वहाँ से अगर आप इसको प्रीफर कर सको तो इसमें आपको पूरा ये चैप्टर एज इट इज मिल जाएगा, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे रोल ऑफ बल्क एंड ट्रेस मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड कॉपर। यानी कि इस चैप्टर में आपको इन 4 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ये जो 4 बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, बायो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, कौन कौन से, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और कॉपर, इनके बारे में पढ़ना है। और आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा बीएससी 3rd ईयर की एमएलएसयू की सुरेश आमेटा की बुक से मिल जाएगा। बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिएक्शन मैकेनिज्म। ये टॉपिक ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि इसमें जैसे टॉपिक दे रखा है इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो तीनों इफेक्ट है ये आपको एज इट इज मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी 11th क्लास। ये तीनों इफेक्ट वहां आपको मिल जाएंगे। एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसके अंतर्गत आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाला भी टॉपिक आपको 11th क्लास से मिल जाएगा। कहने का मतलब जो आपने सेकेंडरी लेवल का जो आपने टॉपिक देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो ये वाले टॉपिक्स भी उसके साथ क्लियर हो जाएंगे। बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 एंड SN2 एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 10 क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक से, यानी कि एनसीईआरटी। ये एज इट इज तीनों टॉपिक आपको वहां से मिल जाएंगे। इसके बाहर एक भी, एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन इसमें से आपके आएगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये इसके लिए आपको बीएससी की बुक ही प्रीफर करनी पड़ेगी। बीएससी 3rd ईयर एमएलएसयू की आती है सुरेश आमेटा की, फिजिकल केमिस्ट्री की, सुरेश आमेटा फिजिकल केमिस्ट्री की जो बुक है उसमें आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है यूवी विजिबल, ऑर्गेनिक से भी मिल जाएगा, ऑर्गेनिक की भी इसकी आती है, उसमें भी ये जैसे मिल जाएगा। लैम्बर्ट बियर्स लॉ वहाँ मिल जाएगा, ऑक्सोक्रोम्स एंड क्रोमोफोर्स वहाँ मिल जाएगा। वेरियस शिफ्ट्स एंड कैलकुलेशन ऑफ लैम्बडा मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ डाइंस, पोलिन्स एंड इनोन्स कंपाउंड्स, ये वाला तो टॉपिक आपको मिल जाएगा बीएससी 3rd ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये वाला टॉपिक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिल जाएगा। और ये बचा हुआ जो IR वाला टॉपिक है, इंफ्रारेड वाला, यानी कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, हुक्स लॉ,
इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ आयर बैंड्स, फिंगरप्रिंट रीजन, कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स। ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि ये वाला जो टॉपिक है पूरा वाला स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपको बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो ये टॉपिक आपको सिंपल सा पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 12th क्लास का जो है चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी, वहाँ से आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वहाँ मिल जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये एक मात्र जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर तक तो आपको वहाँ मिल जाएगा, लेकिन जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके बारे में आपको बीएससी की बुक ही प्रिफर करनी पड़ेगी इस टॉपिक के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री की बुक प्रिफर कर सकते हो, वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स करके चैप्टर है, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उनके रेट एक्सप्रेशंस, नो डेरिवेशन, डेरिवेशन इसने क्लियरली बोला, डेरिवेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल से उनके रेट एक्सप्रेशन पढ़ने हैं, क्योंकि इन रेट एक्सप्रेशंस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। जीरो एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन ये 12th क्लास में मिल जाएगा। आरएनएस इक्वेशन 12th क्लास में मिल जाएगा। कॉलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ये भी आपको 12th क्लास में मिल जाएगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर आपको पूरा 12th क्लास वाला पढ़ना ही है, लेकिन एक जो इसमें दे रखा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसका एक्सप्रेशन आप बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये भी आपको मिल जाएगा एज इट इज चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 12th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन, वहाँ से आपको पढ़ना है। ऑस्मोटिक प्रेशर इसके बारे में, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। ये जो चारों के चारों टॉपिक्स है इनको बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको ये चारों टॉपिक वहाँ पे एक उस चैप्टर में टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें ये चारों टॉपिक्स मिल जाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इन सॉल्यूशन, ये जब चारों टॉपिक्स आप पढ़ोगे तो उसी में ही इनके मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट किस तरह से निकालना है वो आपको पढ़ना है। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कहने का मतलब ये टॉपिक है उस चैप्टर में एबनॉर्मल मोलर मास के नाम से आपको मिलेगा, एबनॉर्मल मोलर मास के नाम से मिलेगा, और वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। एबनॉर्मल मोलर मास पे, यानी कि जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन वाले टॉपिक पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका, ठीक है। बात करें लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये भी आपको कहाँ से पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 12, वहाँ पे आपको ये पूरा टॉपिक मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है, कंडक्टेंस के बारे में, सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कोरलास्ट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट कोरलास्ट लॉ पे लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इस बार इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कोरलास्ट लॉ की, उसकी एप्लीकेशंस। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये वाला टॉपिक में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको सेकेंडरी लेवल में 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में मिल जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो जब आप ये कोरलास्ट लॉ पढ़ने जाओगे वहीं आपको ये टॉपिक भी मिल जाएगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, अब ये वाला जो टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ये आपको मिल जाएगा इक्विलिब्रियम में, जो अपन ने सेकेंडरी लेवल का जो अपन ने पढ़ा है इक्विलिब्रियम, जिसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो बेसिकली हमने ये जो पूरा का पूरा जो टॉपिक्स है ग्रेजुएशन लेवल का वो हमने डिस्कस कर लिया, और ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला है इस बात का कि मोस्ट ऑफ दी जो टॉपिक्स आपके आने वाले हैं वो एनसीईआरटी से आएंगे। तो मेरा एक सजेशन आपके लिए यही है कि आप 11th और 12th की एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ें, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। थैंक यू।